Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. As you know, we have completed 3 chapters of the book and today we are going to start new chapter, that is the 4th chapter of the book. Okay, in which basically we will discuss regarding the external relation of our country. Fine. So let us start today. On the very first page of this particular chapter, what is given to you? This photograph is given to you. You are able to see some leaders. Okay, so you will be able to understand why we are having this particular picture of these leaders, why they are standing together, what is the motive of all these leaders, okay, and what is the importance of the ideology of all these leaders in the international, according to international aspects. Okay, so let us discuss now. Firstly, in this chapter, what you will be able to understand, let us have an introductory look of the chapter. Thus far we focused in this book on the developments within the country and on domestic challenges. अब देखो, अब तक आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में? बेसिकली इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारी कंट्री की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हमारी कंट्री में अभी तक. वी नाउ टर्न टू द एक्सटर्नल चैलेंज. अभी तक आपने जो डिस्कस किया दैट वाज रिलेटेड टू इंटरनल एस्पेक्ट्स, है ना, यानी हमारी डेमोक्रेसी में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी. बट नाउ वी आर टर्निंग टू द एक्सटर्नल चैलेंज. अब आप क्या रीड करोगे? एक्सटर्नल चैलेंजेस, यानी कंट्री के विद इन तो थी कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स पे क्या चल रहा था. राइट, हियर टू द आवर लीडर्स फेस द challenge with an innovative response by way of the policy of non-alignment. अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक अलग ही पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी वर्ल्ड में, दैट वाज कंप्लीटली न्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और वो क्या थी? नॉन अलाइनमेंट. अब ये नॉन अलाइनमेंट होता क्या है, क्यों हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, क्या इसका इंपॉर्टेंस था, दैट वी विल डिस्कस. फाइन. बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स इन कन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स. लेकिन हमारे लीडर्स को क्या पता चला कि अगर हम ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी विद द, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे विद आवर नेबर्स. राइट, एंड दिस लेड टू 3 वॉर्स. इसकी वजह से हमारी कंट्री में हो गए 3 वॉर्स इन 1962, इन 1965 एंड इन 1971. राइट, 1962 बेसिकली विद चाइना, 65 with Pakistan, again 71 with Pakistan, in which there was the formation of Bangladesh. Right? These wars and the external relations in general were shaped by and had their impact on the politics in our country. अब ये जो वॉर थे या फिर जो हमारे एक्सटर्नल रिलेशन थे, उसने कहीं ना कहीं क्या किया, हमारी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाला और उसको शेप भी प्रोवाइड की. राइट, so in this chapter basically what you will study, in this chapter we study the story of this relationship between the external and the internal politics by focusing on. अब आप क्या क्या रीड करोगे? हमारे रिलेशनशिप की स्टोरी स्टडी करोगे. कौन कौन से? बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, कि हमारी इंटरनल पॉलिसी क्या थी, एक्सटर्नल मतलब अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग हमारी पॉलिसी क्या थी, एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन विच थिंग, द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट दैट शेप इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन. यानी ऐसी कौन सा कंटेक्स्ट था जिसने हमारी कंट्री के एक्सटर्नल रिलेशन को शेप प्रोवाइड की. ओके, आफ्टर दैट द ऑपरेशन प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी. उसके अलावा कुछ ऑपरेशन प्रिंसिपल्स यानी ऐसी कुछ गाइडिंग वैल्यूज भी थी, है ना, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग, और यू कैन से वी आर कंसीडर्ड द, यू कैन से लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, है ना, जिसमें क्या होता है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें आप अपने साथ साथ दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो. तो ऐसे ही कुछ वैल्यूज, ऐसे ही कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट किया, उसको फॉर्म किया. राइट, आफ्टर दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान. हम क्या रीड करेंगे कि हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे थे, क्या उनकी हिस्ट्री रही, क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई इन दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने में, एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, और हमारी कंट्री की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी थी, कैसे वो इवॉल्व हुई. ओके, ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर.
सो व्हाट यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, अभी तक आप लोगों ने 3 चैप्टर्स में स्टडी किया है हमारी कंट्री की इंटरनल स्ट्रक्चर, बट अभी इस चैप्टर से आप क्या स्टडी करने वाले हो कि हमारी कंट्री में तो चीजें हो रही थी, देयर वर प्रॉब्लम्स, बट एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स पे क्या हैपन हो रहा था, राइट मतलब वर्ल्ड में क्या हैपन हो रहा था और उन चीजों का हमारी फॉरेन पॉलिसीज पर और हमारी कंट्री के ऊपर बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फाइन। सो अब देखो यहां पर जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी उसका डिस्क्रिप्शन यहां पर गिवन है। Okay, I hope introductory part is clear to all of you that what we are going to study in this particular chapter. अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, नेहरू with नकरमुक फ्रॉम घाना, नासिर फ्रॉम इजिप्ट, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, एंटीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एट अ मीटिंग ऑफ नॉन अलाइन नेशन। ये सभी क्या कर रहे हैं, ये जो लीडर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अपने नेशन के बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था उस टाइम के वर्ल्ड सिनेरियो में। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइन नेशंस हैं ये सारे के सारे। ओके, जो प्लेस है वो कब का है, कहाँ का है, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 1960। दीज 5 कंप्राइज द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको आप नेम के नाम से जानते हो, NAM। अब यही 5 लीडर्स हैं जो क्या करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक तरीके से बेस प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या, अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। बेसिकली अब तक आप देखो, लेट मी टेल यू बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि नॉन अलाइनमेंट बेसिकली होता क्या है। देखो, हालांकि आपकी बुक का जो सेकंड बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो कोल्ड वॉर ही था, लेकिन as per the new syllabus of CBSE, Cold War you will not study in 12th class, but basically you should understand the story behind it. देखो क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है ना 1939 till 1945, है ना। 1939 से लेके 1945 तक का जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, राइट। लेकिन अब देखो वहां पे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब एंडिंग होती है तो यू ऑल नो कि एंडिंग कैसे होती है। यूएसए ने क्या किया था, न्यूक्लियर अटैक किया था जापान की 2 प्लेसेस के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर, और जापान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इट मींस क्या हुआ कि वर्ल्ड में एक सेंटर बच गया पावर का, क्या था वो, यूएसए। लेकिन दूसरी तरफ कौन सा सेंटर था, दूसरी तरफ एक ऐसे कंट्रीज का ग्रुप था जिन्होंने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी गेन कर ली थी, है ना। वो कौन सा था, USSR। आपने सुना होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अगर आपको थोड़ा बहुत चैप्टर याद है तो आपने पढ़ा होगा कि 1917 में जब रशिया की लीडरशिप में क्या होता है, 15 कंट्रीज एक ग्रुप बनाती हैं, राइट, जिसको बोलते हैं USSR, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। अब उन 15 कंट्रीज की आइडियोलॉजी क्या थी, वो थी सोशलिज्म, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, अब और जो यूएसए था, यूएसए वाज वर्किंग अपॉन कैपिटलिज्म, है ना। हम लोगों ने प्लान डेवलपमेंट वाले चैप्टर में इन सारी चीजों को डिस्कस किया था कि सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, दैट बोथ ऑफ द कंट्रीज वर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द बिहाफ ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट थी, राइट। एक तरफ जहां यूएसए का मानना था कि स्टेट को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए किसी भी एस्पेक्ट में सिवाय सिक्योरिटी के, मतलब स्टेट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द बाउंड्रीज ओनली। लेकिन जो दूसरी तरफ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि यस, स्टेट शुड इंटरफेयर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, मतलब इंडिविजुअलिज्म को वो सपोर्ट करते ही नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेट को हर एक एस्पेक्ट में इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये दोनों कंट्री ना कहीं बहुत ज्यादा अमर्ज हो गई थी, और हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो सोशलिज्म की ग्रोथ थी और सोशलिज्म की सक्सेस रेट थी, just because of that leaders of our country they were also tilted towards socialist ideology. In last chapter we have discussed all these things, है ना। तो अब जो सिनेरियो बचा था वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड में क्या सिनेरियो था कि अब वर्ल्ड में आपको पावर के 2 सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है यूएसएसआर।
यूएसए और यूएसएसआर है, वो वही क्या बन रहे हैं, वर्ल्ड के टू पोल्स बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। आपका चैप्टर एंड ऑफ बाईपोलैरिटी है ना, जो आप सेकंड बुक में रीड करोगे। लेकिन ये दो पोल्स बन गए तो इसको क्या बोला जाता है, बाईपोलर वर्ल्ड, मतलब दो पोल्स बन गए जहां पे वर्ल्ड के, राइट। तो अब यहां से क्या होता है, अब जब ये दो पोल्स बने तो नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सिनेरियो क्या होगा, नाउ दे विल ट्राई टू एक्सपेंड देयर आइडियोलॉजीज, है ना। नाउ बोथ ऑफ द कंट्री दे विल ट्राई ना। अगर आप मान लिया किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, अपनी आइडियोलॉजी को क्या सोचेगी कि उसका एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, देयर वर आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, राइट। इस वजह से क्या होना शुरू हो गया, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस आ गए। और जब आइडियोलॉजिकल क्लैशेस आना शुरू हुए तो इसका रिजल्ट क्या पड़ा कि अब कंट्रीज ने क्या करना शुरू कर दिया, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे कंट्रीज को अपनी साइड करना शुरू किया। दैट इफ यू आर फेवरिंग आवर आइडियोलॉजी यू बी द पार्ट ऑफ आवर पोल, इन दैट मैनर, ओके। क्योंकि वर्ल्ड टू पोल्स में बट गया ना। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो किसको फेवर कर रही थी, यूएसए को फॉलो कर रही थी, नॉट यूएसए बट दैट आइडियोलॉजी दैट वाज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको लग रहा था नहीं भाई कैपिटलिज्म से डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा तो किससे होगा, सोशलिज्म से। सो दे वर इन द पोल ऑफ यूएसएसआर, है ना। लेकिन व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद इंडिया एंड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट ओनली विद इंडिया बिकॉज इंडिया वाज लीडिंग दोज कंट्रीज एट दैट टाइम विच वर न्यूली इंडिपेंडेंट। तो अब उन कंट्री का क्या सिनेरियो था। अब देखो, अगर ये जाहिर सी बात है, अगर दो दुश्मन है, अगर आपने उनमें से एक को सपोर्ट किया तो सेकंड वाला अपने आप आपका एनिमी बन जाएगा। दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, है ना। एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इसलिए अब इंडिया को क्या पता था, इंडिया जैसी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, बिकॉज दे वर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्प फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड रशिया ऑल्सो, यू कैन से, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, सपोज कि अगर हम एक कंट्री के साथ चले जाते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, सपोज हम यूएसए के साथ चले गए तो यूएसएसआर विल नॉट हेल्प अस। अगर हम यूएसएसआर के साथ चले गए तो बेवजह हम क्या बन जाएंगे, यूएसए के एनिमी बन जाएंगे, राइट। और क्या था, हम इस पोजीशन में अभी नहीं थे कि हम लोग फाइट कर सके। इसीलिए अब देखो हमारी कंट्री को ना, हमेशा आप याद रखना, इंडिया इज फेमस फॉर मिडल पाथ ऑलवेज। ना हम कभी भी बिल्कुल एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करते हैं, ना हम कंप्लीटली जो बिल्कुल बॉटम पाथ होता है ना उसको फॉलो करते हैं। ऑलवेज वी हैव अ मिडल पाथ, राइट। वेदर यू सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, है ना। सो वी आर एबल टू सी दैट देयर आर प्रोविजन विच वी कैन इजीली चेंज and there are a lot of provision in which their changing process is very typical, you can say, है ना। In the last chapter we have discussed regarding the economy of the country and we were able to find that we are having existence of individual property also and we are having existence of state ownership industries also, right. It means both of the things we are having. That's why Indian economy is known as mixed type of economy. तो अगर ये वाला सिस्टम हो रहा था वर्ल्ड में, वर्ल्ड टू पोल्स में डिवाइड हो रहा था, तो यहां हम कैसे एक पोल के साथ चले जाते। दैट वाज नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ आवर कंट्री, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड अ यूनिक पाथ हियर आल्सो। और वो यूनिक पाथ, उस यूनिक पाथ को ही बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। और नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों में से किसी भी कंट्री के साथ नहीं जाएंगे। मतलब हम क्या हैं, हम क्या रहेंगे, हम एक टाइप से क्या रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। मतलब देखो, लेकिन न्यूट्रल आई एम नॉट सेइंग इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, मतलब इन द एस्पेक्ट्स ऑफ मर्जिंग विद एनी बिग कंट्रीज हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। वी विल, बिकॉज वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सो वी विल बी गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ना हम यूएसए को फॉलो कर रहे हैं, ना हम यूएसएसआर को फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम किसी बड़े मिलिट्री अलायंस में इंक्लूड नहीं होंगे, वी विल बी हैविंग आवर सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसी को कंसीडर किया गया नॉन अलाइनमेंट। समझ आया। और ये जो आपको पिक्चर स्टार्टिंग में गिवन है, ये पिक्चर्स उन्हीं सारे लीडर्स की है जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया, राइट। इसमें आप नेम्स रीड कर सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
right? Narmuk from Ghana, Nasser from Egypt, Sukarno from Indonesia, and Marshal Tito from Yugoslavia. These were the leaders who played the crucial role to establish a new type of ideology in the international you can say international time period of that time, in which the whole of the world was divided into two poles or two parts, you can say, right? So I hope introductory part of the chapter is completely clear to all of you. आपको समझ आया कि एक्चुअल में नॉन अलाइन मूवमेंट था क्या, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. अब देखो, चाहे कोई भी कंट्री है ना, आप कंप्लीटली आपने प्लेटो की एरिस्टोटल की सुनी भी होगी ना, दैट मैन इज अ कोटेशन सुनी होगी, दैट मैन इज अ सोशल एनिमल. इफ ही इज सेइंग दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, ईदर ही इज डेविल और ही इज गॉड. यानी कि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आप अकेले रह ही नहीं सकते, एग्जिस्टेंस अकेले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी आप अकेले अपने आप से काम चला ही नहीं सकते हो. हमेशा आपको रिक्वायरमेंट होती है दूसरे की हेल्प की. और यही क्या है, यही सिनेरियो है जब आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट स्टडी करते हो. क्योंकि चाहे कोई कितनी भी अच्छी कंट्री है, क्योंकि देखो रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आप सारी की सारी नीड्स सिर्फ अपने आसपास से फुलफिल नहीं कर सकते हो, आपको दूसरी कंट्रीज से हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. एंड जस्ट फॉर दैट वी आर हैविंग रिक्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद अदर कंट्रीज, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. इंटरनेशनल कंटेक्स्ट चैप्टर इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. ओके, एंड स्टार्टिंग पैराग्राफ इज गिवन टू इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, कि उस टाइम पे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट कैसा था. Okay, so let us start formal chapter from here. India was born in a very trying and challenging international context. तो जब इंडिया ने, यहाँ देखो, इंडिया वॉज बोर्न मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की, तो उस टाइम का टाइम पीरियड कैसा था, बड़ा चैलेंजिंग था, राइट? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. वाई? द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर एंड वॉज ग्रैपलिंग विद इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. क्योंकि हमारी कंट्री ने वॉर भी देखा था, है ना. हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री का डिवीजन हो गया, हमने पार्टीशन देख लिया, पार्टीशन के नाम पे वायलेंस देख ली, राइट? और इंडिया जो हो रहा था, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कि चलो वॉर तो हो गया, पार्टीशन भी हो गया, राइट? बट नाउ व्हाट? नाउ वी वर वर्किंग अपॉन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर कंट्री, है ना, कि हमारी कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है. Yet another attempt to establish an international body was underway. और एक ऐसा अटेम्प्ट जो क्या कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल बॉडी को फ्रेम करने की. क्योंकि देखो, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस. और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो. ओके, जिसमें अमेरिका के लीडर वुड्रो विल्सन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. बट व्हाट हैपेंड इन 1939 अगेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, है ना. तो इट मींस लीग ऑफ नेशन वाज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इसीलिए क्या हो रहा था, इसीलिए अटेम्प्ट शुरू हो रहे थे एक और इंटरनेशनल बॉडी को फ्रेम करने के लिए, ताकि वो जो क्या करे, वर्ल्ड वॉर को रोक सके. और उसका कंस्ट्रक्शन अंडरवे था. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism. और बहुत सारी कंट्रीज नई नई बन के आ रही थी वर्ल्ड के सामने. और वो कौन सी कंट्रीज थी? जो कॉलोनियलिज्म के एरा को तोड़ के इंडिपेंडेंट हो रही थी. तो वो सारी कंट्रीज कैसी थी? न्यूली एमर्जिंग कंट्रीज थी, राइट? एंड मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? चलो भाई, कॉलोनियलिज्म को तो खत्म कर दिया कंट्रीज ने, बट नाउ व्हाट? अब उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज था सोसाइटी के वेलफेयर का और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का, राइट? एंड फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में एक साथ थी, है ना. हमने क्या करना था? हमने वॉर भी देख लिए, हमने पार्टीशन भी देख लिया, कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट भी करना है, राइट? ऑल्दो वी वर हैविंग चैलेंजेस ना, हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी थी,
राइट, हमें वेलफेयर इंश्योर करना था। और इसीलिए ये सारी की सारी जो चीजें थी, सारे के सारे जो इश्यूज थे, उसने हमारी फॉरेन पॉलिसीज को बहुत लार्ज स्केल पे इंपैक्ट किया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस factors at the global level, India had its own share of concerns. और इसके अलावा चलो ये तो नेशनली चल रहा था भाई सब कुछ, अब इंटरनेशनली भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया के सामने कंसर्निंग पॉइंट बनी हुई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लिगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने हमें लिगेसी में क्या दिया, विरासत में क्या दिया, डिस्प्यूट्स, राइट। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर्स। पार्टीशन ने ऊपर से हालत और खराब कर दी। क्यों? क्योंकि पार्टीशन से और प्रेशर जनरेट हो गया, बहुत सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी, तो अब उन लोगों को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाना, उनकी नीड्स फुलफिल करना, दैट वाज इटसेल्फ अ बिग चैलेंज, है ना। तो कहीं ना कहीं पार्टीशन ने और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। एक और प्रॉब्लम थी कि पॉवर्टी को इरेडिकेट कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है, एलिविएट कैसे करना है, वो प्रॉब्लम अभी हमारे सामने ही खड़ी हुई थी, है ना। दिस वे द ओवरऑल कंटेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और इस प्रॉब्लम ने क्या कर दिया कि ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया किसके रिगार्डिंग, कि इंडिया इंटरनेशनल और यू कैन से वर्ल्ड अफेयर में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, राइट। अब फिर क्या होगा कि इंडिया एंट्री तो करेगा नाउ, बट नाउ व्हाट? एज अ नेशन बोर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, India decided to conduct its foreign relation with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हमने देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड होता है 1945 और हमें इंडिपेंडेंस मिलती 1947। तो हमें पता था कि जो सारी कंट्रीज हैं जो कॉलोनियलिज्म को फेस कर रही हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, बिकॉज इंडिया हैज टॉलरेटेड ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे होंगे जिसमें हम एक दूसरे की सोवरेनिटी को मेंटेन करेंगे। अब सोवरेनिटी क्या होती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशन कंप्लीटली फ्री, यानी अब हम किसी के भी इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम पीस के लिए वर्क करेंगे। एंड दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये चीजें हमें कहां देखने को मिलती है? हमारी कंट्री के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी देखने को मिलती है, राइट। अब उसके बाद जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। और इसीलिए जो फैक्टर्स चल रहे थे ना सारे के सारे, इसने क्या किया, इसने हमारा जो बिहेवियर था एज एन इंडिविजुअल की इंडिया का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एज अ फैमिली की इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एज अ नेशन, एज अ ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और वो भी नॉट ओनली डोमेस्टिक लेवल बट ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, है ना, कि वो क्या करे कि वो सारे फैक्टर्स क्या थे, उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत लार्ज स्केल पे इंपैक्ट डाला, राइट। द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि इंडिया जैसी जो कंट्री थी ना, उनको क्या रिक्वायरमेंट थी। अब देखो हम अभी इंडिपेंडेंट हुए, पार्टीशन हो गया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी नीड्स फुलफिल करनी है ना, बहुत सारे एरियाज हैं, ग्रेन में भी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी हम फॉरेन से मंगवा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना था, हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, है ना, और वो किस लिए, ताकि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, राइट। सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल्स देन द एडवांस स्टेट्स। इसलिए उन्होंने ऐसे गोल सेट किए जो मॉडेस्ट थे, ना कि हमने एडवांस स्टेट बनना है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि ऐसे जो अचीवेबल थे वो चीजें हम लोगों ने स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब उसके बाद दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे पीस के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने नेबरहुड के लिए भी। Moreover, their economic and security dependence on the more powerful state occasionally influence their foreign policy. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी कर रहे थे हम इंडिपेंडेंट थे कंप्लीटली, क्योंकि वर्ल्ड में जो कुछ हैपन हो रहा था दैट वाज पुटिंग अ इम्पैक्ट ऑन अस आल्सो।
और उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी पुट किया. So in the period immediately after the Second World War, many developing nations choose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid or credits. और इस वजह से क्या हुआ, अब जो भी छोटी छोटी कंट्रीज, हालांकि बड़ी कंट्रीज हमारे जैसे भी इंडिपेंडेंट हुई, लेकिन जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो अब उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उनकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया. किसने? उन बड़ी बड़ी कंट्रीज ने जिनसे वो लोग एड यानी हेल्प गेन कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी एंड द रिसोर्सेज वर प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. इसलिए अब उनकी फॉरेन पॉलिसीज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही थी बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? एंड दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स. और इसने वर्ल्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. One was under the influence of the United States and its Western allies, and the other was under the influence of the then Soviet Union. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो ग्रुप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया. एक था आपका, एक जिसको लीड कर रहा था यूएसए, और सेकंड था जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर. You have read about this in the book of contemporary world politics. हालांकि चैप्टर अब नहीं है आप लोगों का. You have read there about the experiment called the non-aligned movement. और वहां उस चैप्टर में क्लियरली मेंशन था कि नॉन अलाइन मूवमेंट था क्या, राइट? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम किसी बड़े मिलिट्री ग्रुप में इंक्लूड नहीं होंगे. एज यू ऑल्सो रीड देयर, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चेंज द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंटायरली. लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर का एंड जैसे ही कोल्ड वॉर का एंड होता है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पूरे दोबारा से चेंज हो जाते हैं. But when India achieved its freedom and started framing its policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into these two camps. लेकिन जब हम लोगों ने फ्रीडम गेन की तो वर्ल्ड ऑलरेडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर. Did India belong to any of these two camps in global politics of the 50s and the 60s? तो क्या इंडिया इनमें से किसी एक बड़े ग्रुप को फॉलो करता था, बिलोंग करता था? Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflicts? क्या ये जो था इसने सक्सेसफुली अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया और पीसफुली अवॉइड कर दिए सारे के सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को? ओके, सो वही सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. फाइन, आई होप this first video of this chapter is completely clear to all of you and you are able to connect yourself with the chapter, that what we are going to study in this particular chapter, and you are able to understand base that what was the scenario of the world politics, right? And what was the position of our country at that time, and what was the reason that India did not participate in any of the bloc, in the USA bloc also and not in the USSR bloc also. Okay, I hope everything is clear to all of you, but if you are having any kind of doubt and query, feel free to ask your question in comment section. Next part of this chapter, that is the policy of non-alignment, that we will discuss in next part. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.